प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव 2024 का बिगुल दक्षिण भारत से फूंक रहे हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री ने केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना का दौरा किया। लेकिन सवाल उठता है कि जहां की जमीन उर्वरक नहीं है, भारतीय जनता पार्टी वहां खेती क्यों कर रही है? तो जनाब, इसके लिए आपको भारतीय जनता पार्टी से भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण असम और पश्चिम बंगाल है। असम में भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबे संघर्ष के बाद वहां पे सरकार बनाई, तो वहीं पश्चिम बंगाल में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी। और शायद यही मोटिवेशन लेवल है कि प्रधानमंत्री दक्षिण के किले में सेंध लगाने के लिए पहुंचे हुए हैं। अगर इसके मूल में जाएं तो प्रधानमंत्री का टारगेट ही उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने 370 का टारगेट अपनी पार्टी को दिया है और बगैर दक्षिण की सीटों पर कब्जा जमाए यह मुमकिन नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी 370 सीटों को क्रॉस करे। नमस्कार, मैं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती 370 की है। इससे पहले 2014 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 282 सीटें हासिल की थी। उसके बाद 2019 में 303 सीटें। अब जब टारगेट 370 का है तो प्रधानमंत्री का दक्षिण की ओर जाना लाजमी भी है। दक्षिण भारत में सीटों का गणित समझे तो यहाँ पे कुल 131 सीटें हैं, जिसमें कर्नाटक की भी सीटें शामिल हैं, जहाँ पे बीजेपी अभी तक काफी मजबूत स्थिति में रही है। इन 131 सीटों में तमिलनाडु में 39, कर्नाटक में 28, आंध्र प्रदेश में 25, केरल में 20 और तेलंगाना में 17 सीटें हैं, जबकि लक्षद्वीप और पुडुचेरी को भी जोड़े तो यहाँ की भी एक सीटें शामिल हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में 28 में से 25 सीटें जीत ली थी। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी जीत उसे तेलंगाना में मिली थी, जहां से उसने 4 सीटें हासिल की थी। तेलंगाना में बीजेपी का वोट प्रतिशत 19.65 था। 5.6% से वोट प्रतिशत घट करके मात्र 3.5% तक पहुंच गया। लेकिन बीते 5 सालों में प्रधानमंत्री ने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने तमिलनाडु को इग्नोर कर दिया, बल्कि तमिलनाडु की संस्कृति और उनके लोगों का दिल जीतने के लिए और ज्यादा अपनी मेहनत बढ़ा दी, फोकस उस पर ज्यादा कर दिया। तमिल संस्कृति को उत्तर भारत से जोड़ने के लिए उन्होंने कई सारे मुहिम भी चलाए, जो खास तौर पे तमिलनाडु के लोगों को अपील भी किया। शायद यही वजह है कि तमिलनाडु की वही जनता अब प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों में कुछ इस अंदाज में बैठ रही है और इस तरह से चार्ज दिखाई दे रही है। वणक्कम। आज कन्याकुमारी से देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। भीड़ का यह शोर और प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान मात्र इस लोकसभा चुनाव के इर्द गिर्द ही नहीं है। इसके लिए एक लंबी एक्सरसाइज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। मोदी सरकार के दौरान तमिल संस्कृति को कई स्तर पर लाइमलाइट में लाया गया है, जिनमें से संसद के नए भवन में तमिल संस्कृति के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक सेंगोल की स्थापना, वाराणसी में काशी तमिल संगमम, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले दक्षिण के मंदिरों में पूजा पाठ, संसद भवन के पूजा पाठ में भी तमिल संस्कृति को प्राथमिकता देना शामिल है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने अपफ्रंट होकर के तमिलनाडु की क्षेत्रीय पार्टियों को भी ललकारा और उन्हें काउंटर भी किया। बड़े ही रणनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी ने अन्नामलाई को अपना प्रदेश अध्यक्ष वहां बनाया, जिसके बाद अन्नामलाई ने नॉर्थ और दक्षिण के बीच आर्य बनाम द्रविड़ की बनती हुई खाई को पाटने की कोशिश की। इसके अलावा विपक्षी पार्टी डीएमके की तरफ से खास तौर पे सनातन के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी की गई और अन्नामलाई ने जिस तरह से उसे टपका, वो एक तरह से कहा जाए तो तमिलनाडु की जनता में एक बहुत बड़ी कामयाबी भी थी। डीएमके के खिलाफ सनातन धर्म पर की गई बयानबाजियों को भारतीय जनता पार्टी ने देश के दूसरे हिस्सों में भी भुनाया और इसको लेकर कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया कि कांग्रेस इस पर कोई भी बात नहीं बोल रही है। तमिलनाडु की सियासत से सनातन धर्म के खिलाफ जिस तरह से बयानबाजियां की गई थी, उसको भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु के अलावा देश भर में काफी ज्यादा भुनाया और इसके बरक्स कहीं न कहीं कांग्रेस को भी कटघरे में खड़ा किया कि टीएमके के नेता
जिस तरह से सनातन के खिलाफ बयानबाजियां कर रहे हैं, बेअदबी कर रहे हैं, कांग्रेस चुप है। ऐसे में आप मान सकते हैं कि तमिलनाडु में न सिर्फ बीजेपी अपनी मौजूदगी दर्ज कर रही है, बल्कि वहां के पिच से अपने विरोधियों के ऊपर भी एक तरह से गोल दाग रही है, हमले कर रही है। चुनावी रैली में प्रधानमंत्री के द्वारा कहे ये शब्द इस बात की पूरी तरह से तस्दीक कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से अपनी रणनीति बना रही है और विरोधियों पर हमले बोल रही है। संसद की नई इमारत बनी तो तमिल महान परंपरा के प्रतीक इस धरती के आशीर्वाद स्वरूप पवित्र सेंगोल को हमने संसद के नए भवन में स्थापित किया। लेकिन इन लोगों ने, डीएमके वालों ने इसका भी बॉयकॉट किया। उन्हें सेंगोल की स्थापना भी पसंद नहीं आई। ये लोग अब गाली गलौज पर उतर आए हैं, तमिलनाडु की पहचान को बदनाम कर रहे हैं। आप सोचिए, डीएमके और कांग्रेस तब भी चुप बैठे रहे थे जब जलीकट्टू पर पाबंदी लगी थी। ये लोग तमिल संस्कृति को नष्ट करना चाहते हैं। ये हमारी सरकार है, एनडीए की सरकार है, जिसने जलीकट्टू को पूरे उत्साह के साथ मनाए जाने का रास्ता साफ किया। जलीकट्टू ये तमिलनाडु का गौरव है। जलीकट्टू हो या तमिलनाडु की पहचान, यहां की संस्कृति हो, जब तक मोदी है इस पर आंच नहीं आने देगा। ಇದು मोदी गारंटी। बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों और कवायदों को अलग कर दें तो दक्षिण के किलों को फतह करना उसके लिए अभी भी एक टफ टास्क है। लेकिन इसके दूसरी तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन दौरों और भारतीय जनता पार्टी के 370 के आंकड़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि एक यहाँ पे एक बड़ा माइंड गेम खेला जा चुका है, जहां पे कहीं ना कहीं जीत हार की चर्चा न होकर के बात इस पे अटके कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीत रही है। वीडियो जर्नलिस्ट रेहान खान के साथ मैं अमृत तिवारी, विस्तार न्यूज, दिल्ली।